पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। आपने पेंशनर्स का भी जिक्र किया। ये बात बड़ी तेजी से चल रही है कि 69 लाख जो पेंशनर्स हैं वो क्या वेतन आयोग के दायरे से बाहर हो जाएंगे, ऐसा है क्या? अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, होना तो नहीं चाहिए। जो अभी तक का जो फैसला है सरकार का, वो जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं उनकी और उनके अलाउंसेस की और प्लस फैमिली पेंशन, जो पेंशनर मर जाता है उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है जब तक, या उनके बेनिफिशरीज़ को मिलती हैं। इसके ऊपर सरकार ने अभी कोई पूरा स्पष्ट अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा है और हमारी मांग है कि इसको ऊपर व्यू पॉइंट रखना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप पे कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबरों को इस तरीके से बांध देंगे कि वो उसके बाहर ना जा पाएँ, तो वो सही मायने में ईमानदारी से सरकारियों के कर्मचारियों के साथ उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो घोषणाएं हैं, जनवरी से घोषणाओं की शुरुआत हुई, दिल्ली चुनाव उस वक्त था, फिर बिहार चुनाव आता है तो दूसरी घोषणा होती है, टीओआर की बात जो है वो आती है, गठन होता है 8 पे कमीशन का, सब कुछ चुनावी लगता है आपको इसकी टाइमिंग? नहीं, देखिए, जो सरकार पावर में, राजनीतिक पार्टी पावर में रहती है, वो अपना फ़ायदा तो देखती है और वो इतना बड़ा सरकारी कर्मचारी है जो एक देश के अंदर परसेप्शन बनाता है, जो एक ट्रेंड बन जाता है देश के अंदर। तो इसलिए वो जो भी घोषणा करती है वो ये मद्देनज़र तो रखती है कि उसका बोर्ड जो है सरकारी कर्मचारियों का और उसके जो व्यूज़ हैं, उनके रिलेशन जो सारे हैं, उनका वोट जो है वो रूलिंग पार्टी को मिले ताकि उसको फायदा हो चाहे जाए। उसके चक्कर में कितनी देरी हो जाए और सरकारी कर्मचारी बस देखता रह जाए कि कब जेब में पैसा आएगा। देखिए, पावर एक ऐसी चीज़ है, पावर में रहने के लिए ये सारे रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और सरकार उस रणनीति के तहत ही काम करती है, वो भी अलग नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी रणनीति बनाता है और सरकार इस रणनीति के तहत ही ये सारी घोषणाएं कर रही है। क्योंकि एक टाइमलाइन चल रही है कि दिल्ली चुनाव में घोषणा होती है, फिर बिहार चुनाव, ऐसे ही आगे की भी एक टाइमलाइन चल रही है। कहा जा रहा है कि 2027 तक सिफारिशें जो हैं वो लागू, रिकमेंडेशन हो सकती हैं, या अगर वो भी मिस हो जाता है तो फिर 2029 का लोकसभा चुनाव भी है। आपको क्या लगता है कब तक लागू होगा? आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा तमाम जो पे कमीशन रहे उन्हें, क्या लगता है कब तक जेब में पैसा आ पाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 50 साल का, सरकार कोई ऐसी भूल नहीं करेगी कि वो अपने ही सरकारी कर्मचारी जो उनकी नीतियों को लागू करते हैं ग्राउंड लेवल पर हर डिपार्टमेंट में, और उनके साथ, उनके मांगों के साथ कोई खिलवाड़ करेगी। और अगर कोई ऐसी भूल होगी तो मेरे ख्याल से वो सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगी, देश के लिए भी ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा एक 50 लाख कर्मचारी सरकारी जो है वो सरकार की बनाई हुई सारी नीतियाँ हर डिपार्टमेंट में ईमानदारी से लागू करता है। तो उसके साथ भी ईमानदारी से ही सरकार को बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कोई राजनीति और कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तक जिस तरह की स्पीड और टाइमलाइन आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से पूरा काम चल रहा है, उस हिसाब से कब तक लग रहा है कि लोगों को फायदा इसका मिलना शुरू होगा? मेरे हिसाब से 27 में उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और 27 में ही उसको अप्रूव करना चाहिए और वो 1 जनवरी 2026 से सारे वेज रिवीजन होने चाहिए और अलाउंसेस भी जो हैं उसके साथ उनको मिलने चाहिए बढ़ के जो है। अच्छा, इस विषय पर जब भी हम बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य चर्चा का विषय हमेशा रहता है। आपके मुताबिक जब आप अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ जब बैठते हैं, बैठकें करते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या कोई मिनिमम फिटमेंट फैक्टर को लेकर सहमति बन पाती है? देखिए, हर कर्मचारी और उसकी यूनियन की अपनी स्ट्रेटजी होती है और हमारा 10 साल के बाद वेतन रिवीजन होता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो 3 टाइम इंक्रीज़ हो और 3% के करीब फिटमेंट फार्मूला लगे। और उसको लगने से पहले जो हमारा डीए है, जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन भी है, वो अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के बाद जो बेसिक बने उसके ऊपर ही अगली रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग की आनी चाहिए।
ठीक है, आपने कहा 3%, इससे ज़्यादा के भी कई अनुमान जो हैं वो अलग-अलग लोग लगा रहे हैं। इवन 3.86 तक का अनुमान और उससे ज़्यादा का अनुमान भी कई लोगों ने लगाया। आपको लगता है ये जो 3.86 के जो अनुमान हैं, ये रियलिस्टिक हैं भी? देखिए, वो तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा ही है कि वो देश की जो माली हालत है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको चेयरमैन ध्यान में रखती हुई अपनी रिपोर्ट देगी। और मेरे हिसाब से 3% मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक रीजनेबल है और उसको सरकार को मानना चाहिए, और 3% फिट एंड फार्मूले से ही अपनी रिपोर्ट को जल्दी छाया करनी चाहिए। जी। और ये जो मिनिमम सैलरी को लेकर भी चर्चा है, कई रिपोर्ट्स में छापा गया कि मिनिमम सैलरी जो है 1 लाख पार हो जाएगी। ये भी रियलिस्टिक है या नहीं? नहीं, 1 लाख तो नहीं होगी। जो अभी 18,000 मिनिमम लोएस्ट जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, उसका ग्रेड पे 18,000 है, प्लस उसके ऊपर डीए है। डीए अभी 58% हो गया है, और अगर वो 18,000 में 50% डीए मर्ज हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी 50,000 से ऊपर जो सैलरी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लेबर कोड की, जो हाल में जिसकी घोषणा हुई। सरकार तो कह रही है कि ये कर्मचारियों और मज़दूरों के हित में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये उद्योगपतियों के हित में है। क्या किन बातों का आपका विरोध है इस लेबर कोड को लेकर? इस जो वेज कोड है, इसकी कभी भी किसी भी मजदूर संगठन ने मांग नहीं की थी, और ये पिछले कई सालों से लगातार जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट से पहले सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी कि उनको फ्री हैंड चाहिए, लेबर लॉ जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनको राइट ऑफ हायर एंड फायर का मिलना चाहिए, जब जी चाहे जिसको नौकरी में रखें, जब जी चाहे उसको निकाल दें, कोई काम के घंटे निश्चित नहीं होने चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी मांगें बहुत सालों से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के नुमाइंदे बोलते रहे हैं, परंतु पिछली सरकारों ने कभी हिम्मत नहीं की है कि भी वो पूंजीपतियों के आगे झुक जाएं, और कोशिश भी की थी, तो जब उन्होंने गुस्सा देखा था देश के कामगारों का, तो वो उसको लागू नहीं कर पाए। परंतु इस सरकार के ऊपर पूरा दबाव बना दिया है पूंजीपतियों ने, और सरकार जो है उनके दबाव में आकर उन्होंने हमारे 29 श्रम कानूनों को जो है वो स्क्रैप करके और 4 कोड बनाए हैं। इन चारों कोडों में जितने भी वर्कर के प्रोविजन थे, जो उनके फ़ायदे में थे, वो निकाल कर मालिकों के जितने फ़ायदे हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसलिए ये कहना कि भी ये कोड वर्कर के हित में है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को समझाने की कि आप वर्कर का अगर फैक्ट्री एक्ट को अमेंड करके उसकी जो सीलिंग है, थ्रेशोल्ड जो है, वो पावर वाली फैक्ट्री की 10 से 20 कर दी है आपने, नॉन पावर वाली फैक्ट्री की 20 से 40 कर दी है, तो देश की 65% फैक्ट्रियों का मजदूर आपके लेबर लॉ के परव्यू से बाहर हो जाएगा। और फिर आपने मालिक को ये अधिकार दे दिया कि वो रिट्रेंचमेंट करे, क्लोजर करे फैक्ट्री का। पहले 100 के करीब उसका थ्रेशोल्ड था, उसको बढ़ाकर आपने 300 कर दिया है, तो तकरीबन 80% फैक्ट्री जो है वो मालिक के ग्रिप में रहेगी, जब जी चाहेगा उसको बंद करेगा। बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उनको वो बंद कर रहे हैं और उसको स्टेट बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और मजदूरों को निकाल कर सड़क पर फेंक रहे हैं। उनको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये इसमें प्रोविजन हो गया है।